बचे थे। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करे, कियारा और दादी की जान बचाना या अपनी आइडेंटिटी रिवील करना। कोई भी फैसला उसे किसी न किसी खाई में धकेलने वाला था। यही सोचते हुए वो चुपके से चारों तरफ देखते हुए बचने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खुद जिंदगी उसका टेस्ट ले रही हो। उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए अचानक गुस्से में सामान इधर उधर फेंकने लगा और चिल्लाया, अरे मैं पहाड़ में ही अच्छा था। यहाँ तो ये अम्मा के दूत मेरे पीछे पड़े हैं। एक तरफ पिस्टल दादी और उनकी नकचड़ी पोती को झेलो और दूसरी तरफ ये काले लिबास के कौए। मैं नहीं खेल रहा ये गेम, बस यार। वेद अपना सर पकड़ लिया और किसी बच्चे की तरह रोते हुए बोला, अरे मुझे क्या पता था ये लड़की कपड़ा और मकान के बदले ये मुझसे मेरी आते ही ले लेंगे। पूरी दुनिया मिलकर मुझे पागल बना रही है। मुझे घर जाना है। सुन रहे हो ना भगवान जी, मुझे घर जाकर दाल चावल खाना है। मैं नहीं जानता कुछ और। ये कहकर वेद ने रॉड उठाई और गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगा। बाहर के ड्रम इधर उधर बिखर गए। कंट्रोल रूम में ब्लैक मास्क पहने हुए उन दोनों लोगों ने जब स्क्रीन पर वेद को ऐसी बचकानी हरकत करते देखा तो पहला आदमी हैरानी से बोला, ये साला पागल हो गया है, सब तोड़ फोड़ देगा, इसे तो अभी उड़ा देते हैं। दूसरे आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो भी हो 2 बजे तक का हमें वेट करना है, तभी हम कोई एक्शन ले सकते हैं। वैसे बॉस ने तो कहा था कि ये बाज है, लेकिन ये तो अंडे का चूजा निकला रे। दोनों जोर जोर से हंसते हुए कैमरे की तरफ देख रहे थे। तभी वेद रॉड घसीटते हुए दूसरी तरफ पड़ने लगा और अगले ही पल रॉड के घसीटने से निकलती चिंगारी की वजह से एक ड्रम में ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ आग फैलने लगी। ये देखकर दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए। नीचे सामान में लगी आग देखकर वेद डरते हुए पीछे हटने लगा। उसका चेहरा आग की लपटों की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा खौफ नजर आ रहा था जो उसके बचपन की डरावनी याद का गवाह था। वो याद जब उसने जलती मशालों के साथ लोगों को अपने माँ बाप के पीछे भागते देखा था। उसी वक्त कंट्रोल रूम में बैठा पहला आदमी हड़बड़ा कर उठा और बोला, शिट, गोदाम में आग बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। इसे लिए बिना नहीं जा सकते। अगर ये मर गया तो बॉस हमें जिंदा जला देंगे। बॉस के खास इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इससे पहले कि ये खुद भी जाए और हमें भी ले जाए, मैं बैकअप बुलाता हूं। तब तक नीचे चलते हैं, समय नहीं है हमारे पास। आग इतनी तेज है कि 2 मिनट में पूरी फैक्ट्री खाक हो जाएगी। बैकअप टीम, मूव इन नाउ, टारगेट इन द फायर जोन। फिर दोनों तेजी से नीचे दौड़े। नीचे धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। वेद खांसते हुए पीछे हटा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, एक प्लान था। वे दोनों आदमी वेद को धुएं के बीच में खोजने लगे। उन्हें वेद एक कोने में बेहोश मिला। उन्होंने तुरंत वेद को उठाया और आग से बचते हुए बाहर भागे। बाहर दोनों आदमी धुएं से खांसने लगे। उनकी पकड़ वेद पर ढीली हुई और वेद ने मौके का फायदा उठाकर एक के घुटने पर जोरदार वार किया और दूसरे के चेहरे पर एक भारी घूंसा मारा। बस चंद सेकंड में वेद ने दोनों को ढेर कर दिया था। वेद ने उन दोनों के गले में वही ब्लैक स्नेक लॉकेट देखा और बुदबुदाया, कायर समझे क्या, फायर निकला मैं। मुझे पता था तुम लोग मुझे मरने नहीं दोगे, क्योंकि अगर तुम मारना चाहते तो पहले ही मार देते। असल में वेद जब बचने का रास्ता सोच रहा था तब उसे कोने में एक ड्रम नजर आया जिस पर एक केमिकल का नाम लिखा हुआ था जो हाईली फ्लेमेबल केमिकल था। बस तभी वेद को आग लगाने का आइडिया आया, लेकिन वेद को नहीं पता था कि असली बला अभी टली नहीं है। वो वहां से निकलता तभी पीछे से एक कड़क आवाज सुनाई दी, तुम्हारा वक्त खत्म वेद। आवाज सुनकर वेद ने पलट कर देखा तो पीछे 9 लोग एक जैसे कपड़े और मास्क पहने खड़े थे। सबसे आगे उनका लीडर लेदर का कोट पहने खड़ा था। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, लेकिन यह हीरोगिरी दिखाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब 2 जिंदगियां ऊपर सिधारने वाली हैं और उसका जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि तुम हो गए। वेद की आंखों में जरा भी हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से जानता था कि वे लोग आएंगे। वो अपना दांव लेकर तैयार था। उसने कहा, दादी और कियारा को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें वो आधी तस्वीर दे दूंगा जिसमें वो कोट छुपा है। ये सुनते ही लीडर चुप हो गया और सोचने लगा, लेकिन वेद को कोई टेंशन नहीं थी। उसे पता था कि उसका यह दांव खाली नहीं जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लीडर ने तुरंत फोन लगाया और इंस्ट्रक्शंस दिए, उस लड़की को छोड़ दो और हॉस्पिटल से हमारे आदमियों को वापस बुला लो। यह कहकर उसने वेद की तरफ देखा, तुम लोग इतने अच्छे तो हो नहीं जो मैं यकीन करूं। लीडर ने अपने फोन पर कैमरे का लाइव फुटेज दिखाया जिसमें दादी सेफ थी और कियारा गाड़ी से बाहर उतरकर कंपनी के अंदर जा रही थी। तब वेद ने अपने वॉलेट से एक मुड़ी हुई फोटो का टुकड़ा निकाला। ठीक है, मान लेते हैं तुमने उन्हें जाने दिया,
ये रही तस्वीर। लीडर जैसे ही आगे बढ़ा, वेद ने भी तस्वीर देने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही लीडर ने तस्वीर पकड़ी, वेद ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने लीडर का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन बाकी 9 आदमी वेद पर टूट पड़े और तस्वीर उसके हाथ से छूट गई। पर वक्त किसका मोहताज था? वेद ने 1-2 आदमियों को आसानी से ढेर कर दिया। पिछले कई सालों में उसने क्या किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय था कि उसने फाइटिंग बखूबी सीखी थी। उसने स्पिन किक, एल्बो शॉट, फ्लोर स्लैम जैसे मूव से सबको गिरा दिया। लेकिन तब तक लीडर तस्वीर लेकर गायब हो चुका था। वेद ने तुरंत कियारा को कॉल किया। कियारा ने फोन उठाया। कियारा, तुम ठीक हो? कियारा उस वक्त बोर्ड मीटिंग रूम के अंदर थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन हमें जल्दी बात करनी होगी। इससे वेद ने राहत की सांस ली। कियारा तो सेफ थी, लेकिन दादी पर खतरा अभी टला नहीं था। वो तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। हॉस्पिटल पहुंचकर वो मन ही मन बोला, मुझे कैसे भी दादी के पास पहुंचकर उन्हें बचाने की कोशिश करनी होगी। मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, लेकिन उन तक पहुंचूं कैसे? ये बॉडीगार्ड अंदर जाने नहीं देंगे। लगता है कुछ तूफान ही करना पड़ेगा। वेद ने हॉस्पिटल के पिछले रास्ते से अंदर घुसने का फैसला किया। वो किसी निंजा फाइटर की तरह उछलते हुए तेजी से खिड़की और पाइप के सहारे आईसीयू की खिड़की तक पहुंचा। जब वो अंदर आया तो देखा कि वहां कोई था ही नहीं। उसने तुरंत दादी की पल्स चेक की और दादी के वाइटल्स स्टेबलाइज्ड थे। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। चलो, दादी यमराज के साथ पार्टी करने नहीं गई। ये कहकर वो पलटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दादी के हाथ पर पड़ी। उसने हाथ खोलकर देखा तो उसमें एक व्हाइट कलर का छोटा सा फ्लावर था। फ्लावर देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये फूल यहाँ, ये तो मुंबई में मिलना नामुमकिन है। उसने आसपास देखा और फिर कुछ सोचते हुए बाथरूम में जाकर देखा तो वहां एक डॉक्टर बेहोश पड़ा था। उसने इस डॉक्टर की भी नर्व्स चेक की और डिसअपॉइंटमेंट के साथ बड़बड़ाया, इसका मतलब वो सच में यहाँ आए और मुझे बताया तक नहीं। पिघलना नहीं है वेद, इसका भी हिसाब बराबर करूंगा। वेद ने गुस्से में डॉक्टर को उठाया और बाहर लाकर एक चेयर पर पटक दिया। फिर दादी की तरफ देखकर कंफ्यूजन में बड़बड़ाया, लेकिन वो आए क्यों? दादी को बचाने? कुछ तो है जो दादी मुझे बता नहीं रही। ये सोचकर वेद चुपके से पिछले रास्ते से बाहर निकल गया। उसे पता था कि हॉस्पिटल वाले रेपुटेशन बचाने के लिए कोई खबर लीक नहीं होने देंगे, और खासकर ये कि किसी बाहर वाले ने सावित्री देवी को आईसीयू में घुसकर बचाया। आखिर किसने बचाया था उन्हें? वेद किसकी बात कर रहा था? हॉस्पिटल से निकलने के बाद वेद एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आदमी पर गई। कमाल है, मुंबई में लोग फुटपाथ पर तो सोते थे, अब सड़क पर भी सोने लगे क्या? फिर वो कंधे उछालकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ पर पड़ी, जो अकड़ कर हल्का नीला पड़ गया था। वेद तुरंत उसके पास आकर घुटनों के बल झुक गया। लगता है आज डॉक्टर खेलने का दिन है। वेद उस आदमी की नब्ज चेक करने लगा और जल्दी से उस आदमी के पैरों के तलवे पर एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने लगा। फिर उसने उस आदमी के सीने पर पंप किया और उसकी हथेली पर 2 जगह उंगलियों से प्रेस करने लगा। चल भाई उठ जा। एक बार प्रेशर से हथेली दबाते ही उस आदमी की सांस लौटने लगी और वो हल्का सा खांसते हुए होश में आया और कमजोर आवाज में बोला, मैं मर तो नहीं गया? अरे मरते तो स्वर्ग या नर्क में होते, फिलहाल तो आप मुंबई के खड्डों वाली सड़क पर ही हो। आदमी ने हैरान होकर वेद की तरफ देखा, जो उसकी पल्स चेक कर रहा था। आपका शुगर लेवल डाउन हो गया था, आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, आगे से ध्यान रखना। बिना डायग्नोसिस के तुम्हें कैसे पता चल गया कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है? आपकी नब्ज धीमी थी, होठ नीले, पसीना बहुत था लेकिन बुखार नहीं था, और आपकी उंगलियां नीली पड़ने लगी थी, और आपकी कलाई पर वो इंजेक्शन मार्क, शायद इंसुलिन लेते हो, लेकिन कल रात को खाना मिस किया होगा, तभी शुगर की कमी से बेहोश हो गए। आदमी ने चौंक कर अपना हाथ देखा। हाँ मैं डायबिटिक हूं और आज दिन भर मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो अगली बार इंसुलिन लेने से पहले खाना खा लेना। खाली पेट इंसुलिन दवा नहीं, जहर बन जाती है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। यह कहकर वेद फटाक से उठकर तेजी से भाग निकला और वो आदमी हक्का बक्का रह गया। अरे नाम तो बताते जाओ। लेकिन तब तक वेद उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। इधर रायजादा मेंशन में हड़कंप मचा हुआ था। जब वेद मेंशन वापस आया तो मेट्स ने बताया कि कियारा जब से घर आई थी उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। वेद घबराते हुए मन ही मन बोला, कहीं कियारा को कुछ। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर कियारा के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी, लेकिन बार बार दस्तक देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वेद हवेली के पीछे गया।
ये पोती और दादी दोनों कसरत बहुत करवाती हैं। पहले हॉस्पिटल में चढ़ना पड़ा और अब यहाँ। वो तेजी से पाइप से चढ़कर खिड़की से सीधा अंदर कूदा। व्हाट द हेल, तुम यहाँ कैसे आ गए? बंदर हो क्या? उसे सही सलामत देखकर वेद ने राहत की सांस ली। अगर मैं बंदर तो तुम मेरी बंदरिया। उसने फिर आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि टेबल पर ढेर सारी फाइल्स बिखरी थी। लैपटॉप पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स खुली थी और कियारा के चेहरे पर थकान के साथ साथ हताशा साफ दिख रही थी। तुम क्या सीक्रेट छुपा रहे हो हमसे? आई रिसीव्ड अ मैसेज टुडे। ये कहते हुए कियारा ने वेद को मैसेज दिखाया। ये मैसेज, ये तो वही भेज सकता है जो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है। सीधी बात है, ये शादी टूटेगी और तुम्हारे हाथ से एमडी की पोजीशन जाएगी और किसी और को तो उसका फायदा होगा ही। लेकिन किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं पता तो फिर किसने मैसेज किया होगा? अब मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं जो मुझे सब पता हो। वैसे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? ये फाइल्स या रिपोर्ट्स क्या चल रहा है? तुम्हें क्या मतलब? ये मेरी कंपनी का मामला है। वैसे भी ये नंबर्स तुम्हें समझ नहीं आएंगे और तुम्हें देखकर मेरा दिमाग खराब होता रहेगा तो काम कैसे करूंगी? दरवाजा उधर है, तुम जाओ यहां से। ये मेरा भी कमरा है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो यहीं सोने वाला हूं। कियारा ने गुस्से में उसे देखा और वापस काम में लगी। बस कुछ दिन और फिर इसे यहां से धक्के मारकर बाहर करूंगी। खुद को इस कमरे का राजा समझता है। वेद बेड पर लेट गया और कियारा को काम करते देखने लगा। वो बार बार लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी, फिर सिर पकड़ लेती थी। बस थोड़ा रेस्ट चाहिए, 1 घंटे में फिर उठकर काम कर लूंगी। ये सोचकर थोड़ी देर बाद कियारा वहीं लेट गई और आंखें बंद कर ली। वेद ने मौका देखा और धीरे से लैपटॉप की ओर बढ़ा। चलो देखिए तो सही कियारा क्या ढूंढ रही थी। उसने लैपटॉप वहां से हटाया और अलग बैठकर उसकी स्क्रीन पर नजर डाली। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो कंपनी से जुड़े थे। उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन ये अमाउंट इतना बड़ा, अगर मैं इन ट्रांजैक्शंस का सोर्स ट्रेस कर सकूं तो शायद कुछ क्लू मिले। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, एक अननोन नंबर से मैसेज था। आज 2 लोगों की जान बचाकर नींद तो बहुत अच्छी आएगी तुम्हें, लेकिन कल क्या हो किसको पता। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरी नजर हर वक्त तुम पर है। जल्दी तुम्हें तुम्हारा अगला गिफ्ट मिलेगा। क्या फिर से मिस्टीरियस मैन कोई साजिश करने वाला है? कैसे बचेगा वेद उसके प्लान से?